हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन से इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बोल रहा है कि दो गो अभाज्य संख्या जो कि दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर। तो दो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या जो है कहते किसको हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरह से डॉट डॉट चला जाएगा। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि दो अंकों की होनी चाहिए और दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ आ जाएगा 11, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सीधा 100 होता है। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे कम 100 से कम जो आएगा अभाज्य संख्या वही सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 100 से कम 99, तो 99 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि यह 3 से कट जाएगा। उसी तरह से 98, तो 98 2 से कट जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या सिर्फ एक और अपने आप से कटना चाहिए, यानी स्वयं से। तो 97 देखेंगे तो 97 जो है किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, सिर्फ एक और 97 के अलावा। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा 97। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर। तो घटा लेंगे, तो 97 में से 11 को घटा लेंगे तो सीधा आ जाएगा 6 और 8, यानी 86 आ जाएगा। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर जो है 86 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8,000 में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो कोई वस्तु है जिसका मूल्य नहीं पता हुआ है कि वह कितना का वस्तु है, लेकिन उसको बेच रहे हैं हम 8,000 में, जो कि 25% लाभ पर है 8,000। तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद में लाभ पता होगा। तो सबसे पहले मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया होगा। 100 रुपया में वस्तु को खरीदें, इसी वस्तु को 25% लाभ पर हम बेच रहे हैं, तब 8,000 रुपया मिल रहा है। तो बोल रहा है कि कितना लाभ है वस्तु को बेचने में। तो सबसे पहले 100 रुपया की वस्तु खरीदे होंगे, तो वस्तु का मूल्य 100 रुपया और जुट जाएगा x का 25%, क्योंकि 25% लाभ पर बेच रहे हैं और वह बेच रहे हैं 8,000 में। तो 100 रुपया में खरीदें, फिर ये 100 रुपया के 25% लाभ कमा रहे हैं, तो 25% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो 100 और इसको बेच रहे हैं 8,000 में, तो बराबर 8,000 हो जाएगा। अब यहाँ से काट लेंगे, सीधा से 25 से काट लेंगे, 25 चौका 100, 4 बार में कट जाएगा 100। अब यहाँ से भिन्न के जोड़ बना लेंगे, यहाँ बच गया x प्लस एक्स बट्टा 4। तो x प्लस एक्स बट्टा 4, इसको भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 4 एकम 4 और एक जुटेगा 5 हो जाएगा। 5x बट्टे 4 बराबर दिया हुआ है 8,000 आया है। अब यहाँ से काट लेंगे 5 से, तो 5 से 8,000 कट जाएगा। 16 पच्चे 80 होता है और डबल जीरो है तो डबल जीरो बैठा देंगे, यानी 1600 आ जाएगा। अब यहाँ x का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधा x बराबर आ जाएगा 1600 में 4 से, तो 16 चौका 64 होता है, तो 64 और डबल जीरो हो जाएगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 6400 रुपया है, लेकिन हमसे प्रश्न में पूछ रहा है लाभ। तो क्रय मूल्य यानी खरीदें वस्तु को 6400 में और बेच रहे हैं 25% लाभ पर, यानी 8,000 में वस्तु को बेच रहे हैं, तो हमको लाभ कितना हो रहा है तो सीधा यहाँ से पता कर लेंगे। 8,000 में बेच रहे हैं
और 16,6400 में खरीदे थे। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य यहाँ 8,000 है, क्रय मूल्य 6400 है, तो 8,000 में से 6400 घटा देंगे तो सीधा 8,000 लिखेंगे और माइनस 6400। तो 8,000 में से 6400 घटा लेंगे तो सीधा आ जाएगा यहाँ पर 1600, यानी 1600 लाभ हुआ वस्तु पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 लाभ, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1600। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उसका अनुपात 5:6 हो जाए। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि दो गो धनात्मक पूर्णांक का ये अनुपात है जो कि 3:4 के अनुपात में दिया हुआ है, और बोल रहा है कि उनका योगफल जो है 70 है, यानी 3:4 के अनुपात में दो गो संख्या है और इसी का योग जो दिया हुआ है 70 है योगफल। और हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात जो है 5:6 हो जाए, यानी इस 70 में कितना जोड़ें कि इसका अनुपात बढ़ करके 5:6 हो जाए, यानी 3:4 के मान दिया हुआ है 70। तो हमसे पूछ रहा है 5:6 बनाने के लिए कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले 3:4 के योगफल 70 दिया हुआ है, तो इसको जोड़ लेंगे अनुपात में। तो अनुपात में 4 है और 3 है, तो जोड़ेंगे तो अनुपात में 4 + 3 7 आ जाएगा, यानी अनुपात में 7 का योगफल है 70। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे तो 7 से काट देंगे तो 10 बार में, यानी अनुपात 1 का मान आ गया 10। हमसे पूछ रहा है 5:6 बनाने के लिए कितना जोड़ा जाना चाहिए, यानी 70 में कितना जोड़ेंगे कि 5:6 बन जाए। तो सबसे पहले इसका योगफल निकाल लेते हैं अनुपात में। तो 6 + 5 6 5 11 होता है, यानी अनुपात 11 के मान हम निकाल लेंगे तो अनुपात 1 के मान 10, तो अनुपात 11 के मान 11 × 10 हो जाएगा। गुना करेंगे तो सीधा 110 हो जाएगा। अनुपात 11 के मान 110। अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि ये 3:4 है, इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए कि 5:6 बन जाए। तो इसका योगफल 70 और इसका योगफल 110। इस 70 में कितना जोड़ें कि 110 हो जाए। तो सीधा 110 में से 70 घटा लेंगे, 110 - 70 यहाँ से आ जाएगा सीधा 40, यानी हम 70 में 40 जोड़ेंगे तब 110 आ जाएगा, यानी 3:4 में हम 40 को जोड़ देंगे तब 5:6 बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 3 घंटियां 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि तीनों घंटियां 5 बजे यानी 5 PM पर एक साथ बजी हो तो अब वह एक साथ कब बजेगी। यानी यहाँ पर 3 गो घंटी है जो कि बज रहा है 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बज रहा है, और वह सुबह में शाम में 5 बजे बजा, यानी 5 PM में वह एक साथ बज गया। तो अगले बार कितना बजे वह बजेगा एक साथ तीनों। तो इसके लिए इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले इसका LCM निकाल लेते हैं। तो 10, 15, 20 का LCM हो जाएगा सीधा 60। 60 इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, 2 से लगाइएगा तो सीधा यहाँ 5, यहाँ पर 15 है तो ये 3 हो जा, यहाँ पर 15 है तो 15 रहेगा, क्योंकि 2 से 15 नहीं कटेगा इसलिए यहाँ 15, और ये 20 है तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब यहाँ से लगा लेंगे सीधा 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ गुना कर लेंगे, 3 दूना 6 और 6 पछे 30, 30 दूना 60, यानी इसका LCM जो है 60 आएगा।
तो हमसे इस 60 आएगा, यह 10 मिनट अंतराल पर, 15 मिनट के अंतराल पर और 20 मिनट के अंतराल पर बजता है। तो ये तीनों का एलसीएम ले लिए तो ये 60 आया, यानी ये भी मिनट में ही आया। 60 मिनट, 60 मिनट बाद अब ये बजेगा। अब यह 5 बजे बज रहा है, तो 5 बजे के 60 मिनट बाद फिर अगला बार तीनों एक साथ बजेगा। तो 60 मिनट यानी 1 घंटा। 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं। तो अगर ये 5 PM में एक साथ बज रहा है तो 1 घंटा बाद यानी वह 6 PM में अगले बार बजेगा, तीनों एक साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 PM, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न रहे घंटी वाला, तो इसी तरह से एलसीएम लेकर के बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 किलोग्राम है, यानी इसी को सीधा हम ग्राम में लिखेंगे तो 1800 ग्राम लिख लेंगे। 1.8 kg यानी किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। तो 1.8 में 1000 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1800, यानी 1800 ग्राम हो जाएगा। अब बोल रहा है प्रश्न में कि 1.8 किलोग्राम है, तब 3 बक्से जिनका सामूहिक भार, अब यहाँ पर 3 बक्सा सेव है जिसका भार दिया हुआ है 23.25 kg में है। अगर इसमें 1000 से गुना करेंगे तो सीधा आ जाएगा 23.25 और 1000 से गुना करते हैं तो केजी में है वह 1000 से गुना करेंगे तो केजी में है, तो वह ग्राम में बदल जाएगा। तो ग्राम में हो जाएगा, यानी 23,250 ग्राम हो जाएगा। और प्रश्न में दिया हुआ है कि कितने सेब होंगे, यानी इतना में कितने सेब होंगे, सेब की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 1.8 kg यानी 1800 ग्राम, ये 1 दर्जन सेब का दाम है। तो सीधा यहाँ पर लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं, जो निकालना रहता है उसको पीछे लिखते हैं। तो यहाँ पर 12 यानी 1 दर्जन सेब का दाम दिया हुआ है 1.8 किलोग्राम। तो यहाँ से लिखेंगे, इसको ग्राम में बदल लिए तो 1800 ग्राम आ गया। तो यहाँ से सीधा 1800 ग्राम में जो है 1 दर्जन यानी 12 गो सेव का दाम है 1800 ग्राम। यहाँ से निकाल लेंगे एगो सेव के दाम, तो सीधा 12/1800 हो जाएगा। अब यहाँ से इतना ग्राम के दाम पूछा है, यानी 23,250। तो 23,250 ग्राम के दाम हम निकाल लेंगे तो सीधा 12/1800 हो जाएगा और गुना 23,250। यहाँ से काट लेंगे 0 से 0, 12 से काटेंगे 180 को तो 15 बार में कट जाएगा। अब ये 15 से काट लेंगे इसको तो 15 एकम 15, बचेगा सीधा 8 यानी 82। तो 15 पच्चे 75, 5 बार में 75, फिर बचेगा 7 और 7 और 5 उतारेंगे तो 75 यानी 15 पच्चे 75, सीधा आ जाएगा 155 बार में कट जाएगा। यानी इतना ग्राम 23,250 ग्राम, यानी इसी को 23.25 kg बोल सकते हैं। इतना में 155 गो सेव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 155, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसको एक बार और हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि 1 दर्जन सेव का भार 1.8 kg है, इसी को ग्राम में बदल लिए यानी 1000 से गुना कर लिए तो ग्राम में चेंज हो गया तो 1800 ग्राम आ गया। अब दिया हुआ है कि तब 3 बक्से जिनका सामूहिक भार, यानी 3 बक्सा है सेव जिसका भार दिया हुआ है 23.25 kg, 3 बक्सा का भार दिया हुआ है। हमको यहाँ पर भार दिया हुआ है 1 दर्जन का 1.8 kg। यहाँ पर कितना भी दर्जन रहे या बक्सा रहे, इसका भार दिया हुआ है 23.25। तो 12 गो सेव यानी 1 दर्जन में 12 सेव होता है, तो 12 गो सेव के भार दिया हुआ है इतना। हमको निकालना है सेव की संख्या, इसीलिए हम सेव की संख्या पीछे लिखें। जो निकालना रहेगा
उसको पीछे लिखना है और पहले जो दिया हुआ रहेगा वो पहले लिखना है। तो 1800 यानी 1.8 kg दिया हुआ है, उसके बाद में भार दिया हुआ है 23.25, इसीलिए पहले लिखें। हमको संख्या पूछ रहा है इसीलिए इसको पीछे लिखें। तो आ गया 155। सोल्व कर लिए सीधा। 1800 ग्राम में 12 गो सेव हो चढ़ रहा है, तो 1 ग्राम में कितना सेव चढ़ेगा, तो 12/1800। और ये बोल रहा है 23.25 kg, इसी को 1000 से गुना करेंगे तो 23,250 ग्राम। इतना में कितना चढ़ेगा, तो 12/1800 1 ग्राम में सेव चढ़ेगा। इससे इतना ग्राम में गुना कर लिए 23.250 में, तो आ जाएगा सीधा काट लेंगे तो 155, यानी सेव की संख्या 155 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का छठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है, हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। टंकी के भर जाने पर नल बंद हो जाता है। रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि एक टंकी है जो कि टंकी 10 घंटा में भर देता है। कोई नल जो है टंकी को 10 घंटा में भर देता है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि टंकी में एक रिसाव है यानी छेद है, जिससे छेद से पानी भी गिर रहा है और नल भी टंकी को भर रहा है। तब वह 11 घंटा समय लेता है भरने में। तो हमसे पूछा है कि छिद्र द्वारा पूरा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि 10 घंटा में भर जाता है। जब छिद्र बंद रहता है तब टंकी भरने में 10 घंटा का समय लगता है, और छिद्र जब चालू रहता है तब टंकी को भरने में 11 घंटा समय लगता है। तो बोल रहा है कि छिद्र द्वारा कितना देर में टंकी खाली हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो सबसे पहले दिया हुआ है 10 घंटा में भर जाता है, तो 10 गुना रिसाव के सहायता से यानी पानी भी गिरता है और टंकी भी नल भी चालू रहता है, तब वह 11 घंटा में भर जाता है। तो 10 गुना 11 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 10 घंटा में भर जाता है बिना छिद्र के सहायता से पानी गिरते हुए, और जब पानी गिरता है तब 11 घंटा में भर जाता है। तो सीधा 11 लिखेंगे, क्योंकि छिद्र से पानी भी गिर रहा है और टंकी भी भर रहा है। तो 11 घंटा, तो 11 माइनस छिद्र जब बंद रहता है तो टंकी कितना देर में भर जाता है, तो 10 घंटा में, तो -10 कर लेंगे। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे। 11 में 10 से गुना करेंगे तो सीधा 110 हो जाएगा, और बट्टा 11 में से 10 घटाएंगे तो सीधा 1, यानी यहाँ से आ जाएगा 110 घंटा। क्योंकि सब घंटा में दिया हुआ है इसीलिए 110 घंटा लगेगा। 10 घंटा में टंकी भर जाता है जब पानी नहीं रिसता है तब, और टंकी से जब पानी गिरता है तब वह 11 घंटा में नल भी चालू है और टंकी से पानी भी गिर रहा है, तब 11 घंटा लगता है। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि टंकी को खाली होने में यानी रिसाव के सहायता से खाली होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि 10 घंटा में टंकी भर जाता है, तो 10 गुना जब पानी भी गिरता है और टंकी भी भरता है तब 11 घंटा लगता है। तो 10 गुना 11 लिख लिए, टोटल समय हो गया। और ऐसे जब छिद्र से पानी गिरता है तब 11 घंटा लगता है, तो 11 लिखें और -10 कर लिए। तो यहाँ से घट गया तो 1 और गुना किए तो 110 हो गया, यानी यहाँ पर 110 घंटा लगेगा टंकी को खाली होने में। इसको आप आगे पीछे भी करके बना सकते हैं। यहाँ पर पहले 11 लिख लीजिएगा, उसके बाद में 10 और बट्टा 11 -10 कर लीजिएगा, सीधा 110 घंटा ही आएगा। यहाँ पर 11 में से 10 क्यों घटाएं, क्योंकि टंकी को भरने में भर भी रहा है और रिसाव के सहायता से पानी भी गिर रहा है, तब ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा में से कम घटाना है, तो सीधा घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 110 घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है।
यहाँ पर हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि 300 मीटर लंबी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर हमको प्रश्न में दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई जो है 300 मीटर है और बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 39 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म मान लीजिए कि यह प्लेटफॉर्म है और कोई रेलगाड़ी जो है इधर से आ रही है और रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर दिया हुआ है। तो 300 मीटर तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी और साथ में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। और प्रश्न में प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ x। तो यहाँ पर रेलगाड़ी जो है 39 सेकंड में पार कर रही है अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी वह पार कर रही है 300 मीटर और प्लस x मीटर ई 39 सेकंड में। उसके बाद में प्रश्न में दिया हुआ है कि जबकि एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी जो है एक खंभा को 18 सेकंड में पार कर रही है। 18 सेकंड में एक खंभा को रेलगाड़ी पार कर रही है। रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और यह खंभा को 18 सेकंड में पार कर रही है। लंबाई जो है नगण्य होता है, यानी लंबाई इसका शून्य होता है। ये सिर्फ पार करेगी 18 सेकंड में अपनी लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जो है 300 मीटर है। यहाँ से 300 मीटर जो है 18 सेकंड में पार कर रही है। और प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट नंबर में कि 300 मीटर यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर रही है 39 सेकंड में। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेंगे। तो प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करेगी, तो सीधा इसकी लंबाई यानी रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई यानी 300 मीटर जो है 18 सेकंड में पार कर रही है और यहाँ 300 मीटर अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 39 सेकंड में पार कर रही है। तो सीधा 18 इसमें से 39 में से घटा देंगे तो उतना देर में प्लेटफॉर्म को पार करेगी। यहाँ पर पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई दोनों की लंबाई पार कर रही है। तो सीधा यहाँ x बचेगा, 300 के मान यहाँ 18 सेकंड रखेंगे, 39 सेकंड है और 300 के जगह पर 18 सेकंड रखेंगे क्योंकि 18 सेकंड में 300 मीटर पार कर जाती है। तो x के मान जो है निकल जाएगा। तो 39 में से 18 यहाँ पर 39 है और बराबर यहाँ 18 लिखेंगे। 300 मीटर 18 सेकंड में पार कर रही है तो 18 और प्लस ही x मीटर लंबा है। तो x मीटर लंबा है तो यहाँ से निकाल लेंगे। सीधा ही प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में। 39 में से 18 घटाएंगे तो सीधा 1 बचेगा और यहाँ पर 2 यानी 21 सेकंड में जो है सिर्फ ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो 21 सेकंड में कितना दूरी तय कर रही है यही हमसे पूछ रहा है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 18 सेकंड में जो है 300 मीटर चल रही है तो 21 सेकंड में कितना दूर चलेगी, तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो सीधा निकाल लेंगे 18 सेकंड में 300 मीटर चल रही है तो सीधा यहाँ से 21 सेकंड में निकाल लेंगे, यानी 1 सेकंड में कितना जाएगी, तो 300/18 और 21 सेकंड तो 21 से गुना कर लेंगे। यहाँ से काट लेंगे तो यहाँ से 18 है, इसको काटेंगे तो इसको काट लेंगे 6 से, तो 6 तेरी 18 और 6 पचे 30 यानी 50 बार में कट जाएगा। 3 से 21 को काट लेंगे 7 बार में। अब यहाँ से गुना कर लेंगे, 50 गुना 7 हो जाएगा यानी 7 पचे 35 यानी 350 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न को एक बार और समझा दे रहे हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्रश्न में दिया हुआ है 300 मीटर। यह एक रेलगाड़ी है और यह प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की कोई लंबाई होगी तो इसकी लंबाई मान लिए x। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई यानी 300 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई जितना है उसको 39 सेकंड में पार कर जाती है। और दूसरे नंबर पे दिया हुआ है कि एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है।
यानी खंभा, तो खंभा की लंबाई नगण्य होता है और इसको रेलगाड़ी पार कर रही है 18 सेकंड में। तब यहाँ से दिया हुआ है 18 सेकंड में 300 मीटर पार करेगी, क्योंकि खंभा की लंबाई नगण्य होता है तो खंभा को पार करने में सिर्फ अपनी लंबाई पार करना होगा। तो अपनी लंबाई है 300 मीटर, तो 300 मीटर जो है 18 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ से निकाल लिए, यानी 18 सेकंड में 300 मीटर। और जब यह प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो 39 सेकंड लग रहा था, तो 39 सेकंड में अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार हो रहा था। अपनी लंबाई जो है 18 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ पर अपनी लंबाई 300 मीटर, यहाँ 39 सेकंड में जा रही है, दोनों को पार कर रही है, और 18 सेकंड में खुद पार हो रही है रेलगाड़ी। तो 300 के जगह पर 18 लिखें, तो 18 सीधा 39 सेकंड में से 18 सेकंड घट गया, यानी 21 सेकंड आ गया। 39 बराबर यहाँ पर 18 प्लस x लिखें, क्योंकि 18 सेकंड लग रहा है और प्लस में x मीटर अभी पार होना है। तो यहाँ से x बराबर आ गया 21 सेकंड, यानी यह प्लेटफॉर्म को सिर्फ पार करेगी 21 सेकंड में। और हमसे प्रश्न में दिया हुआ है कि 300 मीटर जो है यानी अपनी लंबाई 18 सेकंड में पार कर रही है, तो अपनी लंबाई 18 सेकंड यानी 18 सेकंड में 300 मीटर, तो 21 सेकंड यानी 21 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो 21 सेकंड के मान निकाल लिए, तो सीधा 21 सेकंड के 300/18 और गुना 21 कर दिए। 300/18 एक सेकंड में कितना दूर चलेगी इसका मान हो गया, और 21 से गुना कर दिए यानी 21 सेकंड के निकल गया। तो यहाँ से काट दिए सीधा 6 से, तो 50 बार में 300 और 18 को 3 बार में, 3 से काटें 21 को 7 बार में, यहाँ से गुना कर लेंगे 7 पच्चे 35, यानी 350 मीटर हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।